जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो हम सभी जो लूसेंट सीरीज का शुरुआत किए हैं इसे हम लोग अंतिम तक लेकर चलेंगे। आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अधिक से अधिक आपको आधा घंटा से 35 मिनट का ये क्लास रहेगा और आपको सिर्फ हम कंटेंट टू कंटेंट बात करेंगे, आपको लूसेंट याद करवा देंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज का हम क्लास का शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे छात्र का कमेंट हम देखते हैं, वो लिखते हैं कमेंट कि सर रात में जो 10 बजे टेलीग्राम चैनल पर जो आपका चलता है वो किस चैनल पे चलता है। तो आप लोग के लिए हम जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप नीचे खोल के तो उसमें आपको पता चलेगा कि नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस चैनल ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और रात में 10 बजे जो है कि आपको सिलेबस देते हैं और रात के 10 बजे पिछले दिन का सिलेबस का जो है कि क्वेश्चन हम वहाँ पर टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। और उसी का वीडियो जो है कि आपको डेली 8:30 बजते जो है कि अपलोड कर दिया जाता है आपके यूट्यूब चैनल पे कौशल जी के जीएस क्लासेस पे। और आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। और आपको बता दें, आपको जो यह वीडियो देख रहे हैं आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए और उनको पढ़ने के लिए बोलिए कि आगे जो एग्जाम है आप अच्छे से पढ़िए और आप जो एक सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज का हम क्लास का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है कि परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। तो आप लोग इस मुश्किल से भागिएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। आप लगातार बनकर रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। बिहार एसएससी का एग्जाम समझिए कि अपने अंतिम चरण में चल रहा है। 2 महीना इसका समय बचा हुआ है। 30 से 40 या 45-50 दिन का समय बचा है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जीके जीएस का ही खेल है। मैथ रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, मैथ रीजनिंग लगभग सब लड़का बना देगा, लेकिन खेल होगा जीके जीएस में ही। इसीलिए आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए हम फटाफट जो पिछले दिन हम जो टॉपिक दिए थे ज्योग्राफी का उसको हम लोग कवर करते हैं। बताइएगा आप लोग कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है। तो सिंधु नदी याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास याद रखिएगा सानोख्यायाब हिमनद से, सानोख्यायाब हिमनद के पास मानसरोवर झील है, उसी से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। और याद रखिएगा सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं मुख्यतः। सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, तो 5 सहायक नदियां हैं। उसमें से याद रखिएगा उसी तरह का नदी है, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, झेलम हो गया। ये 5 नदियां जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा सिंधु की। और ये आपको पता है, जब आपको हम इतिहास पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है वह सिंधु नदी का। किस नदी का, सिंधु नदी का। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है, तो याद रखिएगा मानसरोवर झील है। वहीं सतलज नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है, तो सतलज नदी भी जो निकलती है याद रखिएगा यह भी मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस्ताल एक जगह है, राकस्ताल जो है कि एक हिमानी है, वहीं से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को, और वहीं अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत से चलकर भारत में आती है, तो अगर देखते हैं सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितना है, तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है सिंधु की टोटल लंबाई। लेकिन भारत के अंदर में सिंधु की लंबाई 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर भारत में है, लेकिन कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है, तो झेलम शेषनाग झील, झेलम शेषनाग झील, झेलम शेषनाग झील। झेलम में याद रखिएगा शेषनाग झील, झेलम शेषनाग झील। वहीं बात करते हैं कि झेलम नदी में झेलम नदी जो है उसमें क्या चलाया जाता है, तो झेलम नदी में याद रखिएगा शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। वहाँ के आदमी के द्वारा शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। किस नदी में, तो याद रखिएगा झेलम नदी में। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है,
तो झेलम नदी का पुराना नाम है बितास्ता। क्या नाम है? बितास्ता। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितास्ता। और रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो बताइएगा आप लोग जो है कि परुसनी। क्या नाम है? परुसनी नाम है। क्या नाम है? परुसनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में है। भारत का एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के पास एक जिला है कांगड़ा जिला। कौन सा जिला? कांगड़ा जिला। आपको पता है, आप धर्मशाला का नाम सुने होंगे। धर्मशाला जो है एक क्रिकेट स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश में, और वह धर्मशाला जो है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ही है। और कांगड़ा जिले के समीप ही रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा का ही नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया, आपको पता है। तो उसी रोहतांग दर्रे से निकलता है कौन सी नदी? तो याद रखिएगा आपका रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी निकलती है। और याद रखिएगा आप लोग कि यह जो रावी नदी है यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति के पास बड़ा लचा दर्रा है। आपको हम हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा के लिए ट्रिक बताए हैं। सराब, 100 रवाक्या बस सराब, 100 रवाक्या बस सराब, यानी कि आपको हम बताएं सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। तो इसी बड़ा लाचा दर्रा से याद रखिएगा चिनाब नदी निकलती है। और चिनाब नदी जो है वह आपका दो जगह से निकलती है। एक है चंद्र और दूसरा भागा। चंद्रभागा। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रभागा नदी कहाँ बहती है? तो चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश के आसपास बहती है और वहाँ से ही चिनाब नदी निकलती है। समझ में आ गया? और आपको बताए हैं हम कि सिंधु की कुल 5 सहायक नदी है। सिंधु की कुल 5 सहायक नदी में से सतलज बताए, चिनाब बताए, ब्यास बताए, झेलम बताए, रावी बताए। कुल 5 आपका सहायक नदी बताए। तो इस 5 सहायक नदी में से चिनाब जो है वह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब। और चिनाब का पुराना नाम याद रखिएगा अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? तो अस्किनी है। चिनाब का पुराना नाम क्या है? तो अस्किनी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम फटाफट क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे। याद रखिएगा हम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन सा नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलंधार पर्वत को पार कर पंजाब में पहुंचती है? तो याद रखिएगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास। और ब्यास नदी का पुराना नाम है व्याघ्र। क्या नाम है? व्याघ्र। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो व्याघ्र। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा व्याघ्र। क्या नाम है? व्याघ्र। वहीं बात करते हैं सतलज नदी। तो याद रखिएगा सतलज नदी जो कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। यह क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन से नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन में सतलज रहेगा और यही क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में सतलज रहेगा, आप सतलज मारिएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है या तिब्बत में है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। और याद रखिएगा तिब्बत पर जो अधिकार है वह चीन का अधिकार है। और तिब्बत की राजधानी जो है वह लहासा है। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा है। और लहासा को फॉरबिडन सिटी या निषिद्ध शहर के नाम से जानते हैं। और इसी तिब्बत या लहासा में आपका दलाई लामा का भी संबंध है। और दलाई लामा जिस घर में रहते हैं तिब्बत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पोटाला हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पोटाला हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटाला हाउस। यानी दलाई लामा का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पोटाला हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पोटाला हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटाला हाउस कहलाता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि भारत के अंदर में सबसे पवित्र नदी के नाम से किसको जानते हैं? तो आपका जवाब आएगा गंगा नदी। और ऐसे भी आपको पता है कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना गया है वो कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती है। लेकिन भारत के अंदर में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा गंगा को माना गया है। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार, गंगा जी एक बार नहीं, आप लोग बोलते हैं गंगा जी एक बार जो है कि हम नहाए हैं अभी तक। तो याद रखिएगा गंगा जी एक बार, गंगा जी एक बार, गंगा जी एक बार, गंगा जी एक बार। वहीं बात करते हैं यमुना नदी में 3 अक्षर है तो यमुना 3 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। वहीं बात करते हैं सरस्वती का तो सबसे पवित्र नदी। वहीं बात करते हैं सिंधु का तो सिंधु सर्वाधिक बार, सिंधु सर्वाधिक बार, सिंधु सर्वाधिक बार, याद रखिएगा। और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वह उत्तराखंड के पास गंगोत्री हिमानी से। कहां से? गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगोत्री हिमानी
पानी से निकलती है, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। और गंगा नदी का कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी याद रखिएगा, गंगा नदी आप लोग को याद रखना है कि अगर बिहार का बात करते हैं तो बिहार में याद रखिएगा गंगा नदी कुल 12 जिलों को छूती है। कितने जिलों को? कुल 12 जिलों को स्पर्श करती है गंगा नदी, याद रखिएगा। थोड़ा सा टी टाइम गपशप हो जाता है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हाँ, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर। चाय के लिए कौन सी मिट्टी? तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी। वहीं चाय को हरा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? चाय को हरा सोना कहते हैं। और याद रखिएगा चाय की खेती सबसे अधिक कहाँ में होती है? असम में होती है। चाय में क्या पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा पहाड़ी है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? बंदरपूछ की पहाड़ी है। ऐसे भी यमुना नदी देखिएगा तो वो बंदर के पूछ के तरह है यमुना नदी। और यमुना जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे है। वहीं यमुना नदी का पुराना नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। यमुना नदी का पुराना नाम क्या है? कालिंदी। आपका ब्यास का नदी का पुराना नाम क्या बताए? व्याघ्र। सुतुद्रु सतलज, सुतुद्रु सतलज, अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, परुस्नी रावी, परुस्नी रावी, परुस्नी रावी, बितास्ता झेलम, बितास्ता झेलम, बितास्ता झेलम, ये सब याद रखिएगा। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है। अभी थोड़ा यहाँ मौसम भी ख़राब चल रहा है, बारिश जो है कि पूरा अभी चल रहा है दे दनादन। और याद रखिएगा कि बारिश जो है वह आपका सबसे अधिक भारत में जो होता है कौन मानसून से? तो याद रखिएगा भारत के अंदर में जो सबसे अधिक मानसून होता है, बारिश होता है, वह दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है सबसे अधिक बरसात। 73% पूरे इंडिया में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और तमिलनाडु में ठंडा के दिन में या जाड़ा के दिन में जो वर्षा होता है वह लौटती हुई मानसून से होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में कौन सा नदी सबसे गहरा खड्डा का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा चंबल का डाकू का नाम सुने होंगे। चंबल का डाकू जब गोली मारता है तो सबसे अधिक खड्डा कर देता है। तो याद रखिएगा कि चंबल नदी जो है देश में सबसे गहरे खाई का निर्माण करता है। ठीक है। और आपको जब हम चंबल नदी का यहाँ पर बात किए तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि मालवा का पठार जो है वहाँ से 2 नदी निकलती है। मालवा के पठार से 2 नदी निकलती है। तो उसमें से आपको हम ट्रिक बताए थे, माल को बेच, माल को बेच, यानी मालवा के पठार से 2 नदी निकलती है, बेतवा और चंबल, बेतवा और चंबल, बेतवा और चंबल, बेतवा और चंबल, यानी बेच। बेतवा से बे ले लिए, चंबल का चौ ले लिए, तो माल को बेच, यानी बेतवा और चंबल का नदी कहाँ से ले लिए? तो याद रखिएगा मालवा के पठार से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के अंदर में किस नदी को शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नाम के गहरे खड्डे का निर्माण करती है? तो याद रखिएगा घाघरा। कौन सा? घाघरा। घाघरा नाम का जो नदी है वह शिवालिक को पार करते समय, शिवालिक की पहाड़ी जो है वह उत्तराखंड में है, तो शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नाम का जो है कि आपका बनाता है गहरा खड्डा। लेकिन भारत में सबसे गहरा खड्डा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा वो आपका चंबल नदी है, क्योंकि चंबल नदी या चंबल का जो डाकू रहता है वह जब गोली मारता है तो गहरा कर देता है खाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानता है? तो आपका जवाब आएगा गंडक। क्या आएगा? गंडक। क्या आएगा? गंडक। क्या आएगा? गंडक। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं। वहीं याद रखिएगा मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से, किस नाम से? नारायणी के नाम से याद रखिएगा गंडक नदी। और याद रखिएगा गंडक नदी में ही मिलने वाले छोटे छोटे पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। ठीक है। और याद रखिएगा आपका जो ये गंडक नदी है वो उसको मैदानी भाग में क्या कहते हैं? तो नारायणी। और नेपाल में क्या कहते हैं? तो शालिग्राम। और भारत में गंडक कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि यह गंडक नदी
उत्तर भारत से निकल रही है, नेपाल से निकल रही है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं गंगा नदी में स्पर्श करेगी। और गंगा नदी में गंडक नदी पटना के समीप मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पटना के समीप मिलती है गंगा नदी में, याद रखिएगा गंडक नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है और समय आपको ज़्यादा नहीं देंगे, 35 मिनट काफ़ी है। बताइएगा कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वह गोसाई थान की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? गोसाई। नहीं कहता है कि कोई आदमी पर ज़्यादा जब प्रेशर कोई बनाता है तो वो अपने आप में कोसता है, अपने आप में कोसता है कि अरे यार हम ये काम नहीं करते तो जो है कि वो सही रहता। तो याद रखिएगा अपने आप को कोस रहा है। कौन कोस रहा है? जब वह कोई परेशानी में है तो इसका मतलब वह गोसाई को याद करेगा। यानी कि कोसी, कोसी यानी अपने आप को कोसो, अपने आप को मत कोसो क्योंकि आपके साथ गोसाई भगवान है। यानी हम लोग गांव घर में जो है कि बाबा सबको गोसाई देवता भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग घर में एगो स्पेशल रूम बनाते हैं, गोसाई घर कहते हैं उसको। तो याद रखिएगा अपने आप को मत कोसो, टेंशन मत लो, आपके साथ गोसाई है। यानी कि कोसी नदी गोसाई थान। और कोसी नदी याद रखिएगा गंगा नदी में कुर्सेला के पास मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला के पास मिलती है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से जब आप निकलिएगा आगे, आप गंगा जी जब पार कीजिएगा तो कुर्सेला पड़ता है आपका पूर्णिया जाने के क्रम में। तो ऐसे कटिहार भी जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे आप भागलपुर से जब बाहर निकलिएगा पुल पार करके तो आपको आगे चल के कुर्सेला नाम का जगह है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस नदी की मुख्य धारा अरुण नदी कहलाती है? तो आपका जवाब आना चाहिए कोसी। कोसी नदी जो है उसका मुख्य धारा जो है वह अरुण कहलाती है। और आपको पता है भारत में एकमात्र नदी जो कोसी है वह सबसे आपका अधिक दिशा चेंज करने के लिए जाना जाता है। यानी कि सबसे तेज अपना दिशा या धारा जो चेंज करने के लिए जाना जाता है वह कोसी नदी। और याद रखिएगा कोसी यानी अपने आप को कोसो नहीं क्योंकि आपके साथ गोसाई है। तो याद रखिएगा कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान की पहाड़ी है। और याद रखिएगा वह गंगा नदी में आपका कुर्सेला के पास मिलती है। और याद रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे बंगाल का शोक किसको कहते हैं? बताइए आप लोग, बंगाल का शोक किसको कहते हैं? तो जो भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट अपने आप में बोलिएगा हकीकत, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, हमें नहीं। तो याद रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। बहुत बच्चा जो अभी आप नहीं बता पाएंगे होंगे इसका जवाब, समझिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझ लीजिए। खाली ये इस टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। जो अभी आप जवाब अपने आप में नहीं दे पाए होंगे कि बंगाल का शोक कौन कहलाता है नदी, तो आपको मेहनत करने का एकदम 100% आवश्यकता है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है आपका। जो बोल रहे हैं ओरिजिनल बात बोल रहे हैं। या फिर आप अगर सोच रहे होंगे कि हम कुछ कर लेंगे तो समझिए आप जो है कि अभी अंधेरा घर में चल रहे हैं। आपको अभी प्रकाशमय होने की आवश्यकता है, आपको हकीकत से रूबरू कराने की आवश्यकता है। तो तब तक में अब ये एक स्टेप में अगले स्टेप में पार हो जाएगा। बताइएगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी है। और आपको हम बताएं अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से मुख्यतः 3 नदी निकलती है। और तीन नदी को याद रखने के लिए हम आपको जुगाड़ दिए हैं। एक लड़की का नाम याद करवाए हैं, सोनम नाम की लड़की, ठीक है। सोनम कपूर का नाम सुने होंगे, तो सोनम नाम का याद रखिएगा। सोमोका नो अम्मो, यानी सोमोका से हो गया सोन नदी, नो से हो गया नर्मदा नदी, और मो से हो गया महानदी। क्या हो गया? महानदी। तो अब ये तीनों नदी का नाम याद रखिएगा। वो उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो याद रखिएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ी से है। कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से है। और अमरकंटक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यह सवाल बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप लोग का जवाब आना चाहिए क्या है? तो अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोग को हम पिछले दिन भी बताए थे कि अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी जो है वह किसका है? तो याद रखिएगा मैकाल पठार। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मैकाल पठार या मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका अमरकंटक। वहीं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगिरी। वहीं गुरु शिखर जो है वह किसकी सबसे
ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत शिखर का। किसका है? अरावली पर्वत शिखर का है। तो आप लोग ये सब याद रखने का प्रयास कीजिए। और सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वह मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ में है? मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है बहुत फेमस। सतपुड़ा में तो आ रहा है भैया, तो से ताप्ती निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी जो है वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप लोग को पता है सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के पास याद रखिएगा सतपुड़ा की पहाड़ी के आसपास का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुलतई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मुलतई की पहाड़ी। और मुलतई की पहाड़ी जानते हैं मध्य प्रदेश में बैतूल जिला में है। किस जिला में है? बैतूल जिला। नाम सुने होंगे बैतूल, इसीलिए बैतूल जो है वह ताप्ती नदी के किनारे है। बैतूल शहर किस किनारे? ताप्ती। और जैसे आप बैतूल शहर पार कीजिएगा ना, यहाँ पर आके आप जब यहाँ पर आपका मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ये अंतिम छोर है जो है कि आपका यहाँ पर बैतूल है। और बैतूल को जैसे पार कीजिएगा तो आप सीधा आप महाराष्ट्र घुस जाइएगा। कहाँ घुस जाएगा? महाराष्ट्र। और बैतूल से लगभग 2-3 घंटा पड़ता है नागपुर। आपका 2-3 घंटा बैतूल से नागपुर पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि नागपुर शहर महाराष्ट्र में है और बैतूल मध्य प्रदेश में है। यानी बैतूल एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो एक बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। और इसी बैतूल शहर में मुलतई की पहाड़ी भी है। और उसी मुलतई की पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। ठीक है। और यह ताप्ती नदी निकलते हुए आपका चल जाती है इस तरह होते 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 आपका अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और आपको पता है कि लगभग 5 नदी आपको हम ट्रिक में बताए थे। 5 नदी लगभग बताए थे ट्रिक में, जो कि अपना जल पश्चिम भारत में होते हुए अरब सागर में गिराती है। उसके लिए ट्रिक बताए थे समानता, 100 मुआक्य 9 तोआक्य समानता। यानी कि 100 से हो गया क्या? तो 100 से बताइए आप लोग क्या हो गया? तो 100 से साबरमती हो गया। अब फिर आपका मौ से क्या हो गया? तो मौ से माही हो गया। क्या हो गया? माही। फिर 9 से क्या हो गया? नर्मदा। और तो से क्या हो गया? तो ताप्ती। क्या हो गया? ताप्ती। तो ये सब जो नदियां हैं ये सब कहाँ जल गिराती है अपना? तो याद रखिएगा अरब सागर में। और जो भी नदी पश्चिम की ओर जाती है वह अरब सागर में अपना जल गिराती है। और अरब सागर में गिरते हुए याद रखिएगा वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर जितने भी नदी बहती है वह एस्चुअरी या फिर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। याद रखिएगा। और पूरब की ओर गिरते हुए आपका जब ये बंगाल की खाड़ी में जब अपना जल गिराएगा, बंगाल के खाड़ी में जब अपना जल गिराएगा तो वह डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा किसका निर्माण? डेल्टा। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो जो नदी अपना जल गिराती है वो आपका डेल्टा का निर्माण करती है। और आपका पश्चिम में अरब सागर में जो जल गिराती है वह अपना ये एस्चुअरी या फिर आपका जो है कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठता है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो आपको रटना नहीं है, आपका माइंड स्थिर रखना और बोलना है अच्छा भैया एस्चुअरी का निर्माण, इसका मतलब वो पश्चिम की ओर जो बहेगी। तो समानता आपके पास हम ट्रिक दे दिए, 100 मुआक्या 9 त्वाक्या। तो 100 से साबरमती, अब 9 से माही, और 9 से नर्मदा, तो से ताप्ती। तो से ताप्ती याद रखिएगा, बहुत फेमस चीज बता रहे हैं, आप बस याद रखिएगा। हम मेरा मिशन है BRSSC NTPC, तो आपको हम पार जरूर करवाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा। अगला सवाल आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताएं अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखिएगा। और यही नर्मदा नदी विंध्याचल और पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीचों बीच जब बहेगी तो इसका मतलब यही आपका जो आपका विंध्याचल की पहाड़ी है, यह विंध्याचल की पहाड़ी उत्तर भारत को याद रखिएगा दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने का या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कौन काम करती है? तो विंध्याचल का पर्वत काम करती है। और याद रखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का काम कौन करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। और जब नीलगिरी का नाम लेंगे तो आपको याद आना चाहिए दोदा बेटा का नाम, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। और जब दोदा बेटा का नाम लेंगे तो दोदा बेटा का आपको ऊंचाई याद रहना चाहिए। तो दोदा बेटा का ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना है? 2637
2637 मीटर। और जब हम दोदा बेटा का ऊंचाई जब हम पहुंच जाएंगे तो आपको माइंड में आना चाहिए कि उसी के बगल में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। उसकी ऊंचाई कितना है तो आपको बताए थे कि दोदा बेटा से 58 मीटर अधिक है, 58 मीटर अधिक है। तो 2637 प्लस 58 बराबर 2695, 2695 याद रखिएगा अनाईमुदी है। और पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी है, याद रखिएगा। और पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है याद रखिएगा वो महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग सुनते रहिएगा। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वह भी तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर। और जब तिब्बत का नाम लेंगे तो तिब्बत का राजधानी आपको बोलना चाहिए फटाफट कि तिब्बत का राजधानी लहासा है, तिब्बत की राजधानी लहासा। और लहासा का जब नाम लेंगे तो उसका उपनाम आपको बताए हैं कि उसको निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी के नाम से जानते हैं। और जब तिब्बत का नाम लेंगे तो तिब्बत का नाम लेने के क्रम में आपको दलाई लामा का भी नाम याद आना चाहिए। और दलाई लामा का जब नाम याद आएगा तो उसका गृह निवास स्थल का भी नाम याद आना चाहिए, पोटाला हाउस। क्या? पोटाला हाउस। पोटाला हाउस में कौन रहते हैं? तो दलाई लामा। जिस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति का निवास स्थान आपका व्हाइट हाउस है, उसी तरह से आपका जो दलाई लामा का निवास स्थान कहलाता है जिसमें रहते हैं उसको पोटाला हाउस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी आती है तो इसको हम लोग दियांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दियांग के नाम से। आपको पता है दियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। दियांग घाटी कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है, आप लोग को पता है। और जब अरुणाचल प्रदेश का नाम आ गया तो पिछले दिन आपको बताए थे कि बौद्ध धर्म से संबंधित वहां पर एक मठ भी है, इसका नाम है तवांग मठ। कौन सा मठ? तवांग मठ। तवांग हो गया, वलंगू हो गया, दियांग हो गया, ये सब नाम अरुणाचल प्रदेश में फेमस है। आपको माइंड से भी सोचना चाहिए कि हाँ ये वाला नाम ये राज्य में होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो आप ये सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा बांध है जो जबलपुर के समीप है? बहुत इंपॉर्टेंट, VVI। तो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर में एक शहर है और जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है। और जबलपुर में याद रखिएगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, यानी WCR का मुख्यालय भी है आपका जबलपुर में। और CR का मुख्यालय मुंबई में है। जैसे कलकत्ता हम लोग कैसे याद करते हैं, ये ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता है, उसी तरह से WCR का मुख्यालय जो है वह आपका जबलपुर पड़ता है, ठीक है, या भोपाल बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों एक ही में आता है। तो सुनिएगा, तो ये जबलपुर के पास एक जगह है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, मेटघाट सब उधरे पड़ता है, ठीक है। जो रेलवे में होंगे वो मेटघाट का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस जगह है, जबलपुर का क्षेत्र में पड़ता है मेटघाट, ठीक है, भोपाल वाला रूट में। तो वो मेटघाट जो रहता है वहाँ पर हमेशा बाघ वगैरह देखने के लिए मिलता है, बार बार ट्रैक पे आ जाता है बाघ वगैरह, ठीक है। तो वो मेटघाट नामक स्थान है, लेकिन हम बोल रहे हैं भेड़ाघाट। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ाघाट नाम का एक जगह है और उसी भेड़ाघाट के पास एक जलप्रपात स्थित है या झरना स्थित है, जिसका नाम क्या है तो आप लोग बताइएगा। उसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात, या उसी का दूसरा नाम भी है, आप लोग को पता है, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। हमेशा वहां से धुआं वगैरह निकलते रहता है। अब मान लीजिए कि बहुत ऊपर से जब पानी गिरेगा तो नीचे उस तरह से धुआं, जैसे आप हम तो अभी तक जब ज़्यादा बड़ा झरना नहीं गए हैं, लेकिन झारखंड में जो मोती झरना है वहाँ पर गए हैं। मोती झरना हम वहाँ पर गए हैं जो साहिबगंज के पास है, आप लोग को पता होगा, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, झारखंड में। तो उसमें आपको जब गए होंगे मोती झरना या जहाँ भी आप झरना गए होंगे, देखते होंगे जब ऊपर से पानी गिरता है नीचे तो देखते होंगे वहाँ पर पूरा एकदम छोटा छोटा एकदम बूंद तरह दूर तक ऐसे फैलता है और दूर से देखिएगा लगेगा हल्का धुआं धुआं टाइप का निकल रहा है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं जब वो छोटा ऐसा झरना है तब हमको वहाँ देखने के लिए वैसा मिल गया दृश्य। तो जब ये भेड़ाघाट के समीप इतना हाईलाइट पूरे इंडिया में चीज़ है तो समझ सकते हैं वहाँ पर धुआं की तरह निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए धुआंधार जलप्रपात या उसी को कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो नर्मदा नदी के तट के ऊपर है आपका जबलपुर के पास। किसके पास? और जबलपुर के पास भी कहां पर? तो भेड़ाघाट के पास। किसके पास? भेड़ाघाट के पास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि महानदी का जो है कि आपका सहायक नदी बताइए। तो महानदी का दो गो सहायक नदी याद रख लीजिएगा, एगो ब्राह्मणी एगो बैतरणी, दोनों बहुत से है। महानदी का दो गो सहायक नदी कम से कम याद रखिएगा, एक कौन? तो ब्राह्मणी, एक बैतरणी। और आपको ब्राह्मणी का नाम याद होना चाहिए क्योंकि राउरकेला स्टील प्लांट जो है वह ब्राह्मणी नदी के किनारे ही उड़ीसा में है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे ही आपका राउरकेला स्टील प्लांट है, याद रखिएगा। और जब राउरकेला का नाम बोलेंगे तो आपको यह माइंड
क्लिक करना चाहिए कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था। तो आपको हम बताए थे ट्रिक, भीरूराज दुबे, भीरूराज दुबे यानी भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और दुबे दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। तो ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा इस तरह का स्किल, तब जाके जीके जीएस ठोस होता है। और एक दो क्वेश्चन रट जाने से कि अपने आप में बौद्धरी कुछ नहीं होता है, ठीक है, उससे रिजल्ट नहीं होने वाला होता है। आपको ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आपको बीआरएसएससी के अंदर राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव या सचिवालय या एएसओ उसको बोल सकते हैं हम लोग, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना है, या बिहार दरोगा डबल स्टार बनना है, या एनटीपीसी के अंदर लेवल 6 का जॉब लेना है, तो आपको अपने आप में जो है कि आपको अंदर से कमी को ढूंढना होगा और तब जाके आपका रिजल्ट होगा। इसे कुछ नहीं होगा हवा वाला बात करने से। हवा वाला बात करने वाला इसे जो है कि रोड छाप बन के घूम रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो पढ़ता है वह दिल से पढ़ता है, उसका सिलेक्शन होता है और आगे भी होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि छिपरा नदी जो निकलती है वह मध्य प्रदेश के किस जिले से काकरी बर्डी नाम की पहाड़ी से निकलती है। तो आप नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे, आप लोग को पता होगा, कोई दुबे जी करके थे एक, जो कि पकड़ाए थे, आप लोग को पता है। कानपुर के शायद लॉकडाउन के समय वो बहुत बड़ा मामला बना था, जो कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आके वो पकड़ाया था, आप लोग को पता है। तो महाकालेश्वर शायद उसका नाम मनोज दुबे या कुछ ऐसे करके था, कुछ नाम भुला रहे हैं उसका, इसी तरह से नाम था। कानपुर का गैंगस्टर था बहुत, वो जो है कि गलत काम किया था। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन में किस नदी किनारे, तो छिपरा नदी किनारे। अब देख रहे हैं उज्जैन, और उज्जैन शहर जो है ना यह भी आपका इंदौर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। इंदौर देखते होंगे, मध्य प्रदेश में एक शहर इंदौर है, और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और जानते हैं ये इस इंदौर को भारत के अंदर लघु मुंबई के नाम से जानते हैं। इंदौर को लघु मुंबई के नाम से जाना जाता है पूरे इंडिया में। तो याद रखिएगा कि इंदौर में ही छिपरा नदी निकलती है। इंदौर जिले के काकरी बर्डी पहाड़ी से आपका छिपरा नदी निकलती है। लेकिन छिपरा किसकी सहायक नदी है, तो बताइएगा। सबसे बगल में उसका सबसे हेड नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी बहती है वहाँ पर, आप लोग को पता है। जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, आपका इंदौर हो गया, तो ये सब आसपास में नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी का ही छोटा छोटा नदी छिपरा हो गया। और नर्मदा नदी जब इटारसी के आसपास आइएगा तो नर्मदा नदी का एक और सहायक नदी देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है तवा। क्या नाम है, तवा। तवा भी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा का। और आपको इसलिए भी तवा नदी को याद रखना पड़ेगा क्योंकि तवा नदी भारत के अंदर में 85वां रामसर साइट बन गया है। 85वां रामसर साइट जो बना है, यानी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट जो इंडिया का है वह तवा ही है, याद रखेगा। तवा डैम्प है, तवा डैम्प भी है और तवा परियोजना भी है, तवा नदी पे ही है। लेकिन सहायक नदी किसका है, तो नर्मदा का सहायक नदी है। राइट, आगे अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल यह राजस्थान में है। और राजस्थान का एक पहाड़ी का नाम सुनते होंगे, अरावली की पहाड़ी। तो अरावली की पहाड़ी से ही आपका कौन सी नदी निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है। और अरावली के से निकलकर याद रखिएगा वह आपका बहते बहते चल जाती है गुजरात, और गुजरात के कच्छ के रण में जाके यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा नदी जो है कि धरती के अंदर या कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी मारिएगा। क्या मारिएगा, लूनी मारिएगा, याद रखिएगा। बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अर्थात बोल सकते हैं भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी कौन सी है, तो अंतर्वाहिनी नदी लूनी। अंतर्वाहिनी मतलब अंदर घुस गया, विलुप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के अंदर में किस नदी को वन की आशा नदी के नाम से जानते हैं। वन की आशा यानी बनास, वन की आशा बनास, वन की आशा बनास, वन की आशा बनास। और जानते हैं इस बनास नदी का भी जो आपका उद्गम है यह आपका अरावली पहाड़ी के पास ही है, याद रखिएगा। जहां से आपका लूनी नदी निकला था वहीं से यह नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, कृष्णा नदी कहां से। तो कृष्ण भगवान जो है अपने आप में बहुत बल था उनको, यानी कि याद रखिएगा महाबल था उनको, यानी महाबालेश्वर नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर की पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा महाबालेश्वर की पहाड़ी है। और कृष्णा नदी का 4-5 सहायक नदी बताते हैं, बार बार पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि कौन कौन, तो दूध गंगा पंचगंगा, दूध गंगा पंचगंगा। उसके बाद आपको क्या क्या बताए हैं, तो घाट प्रवाह माल प्रवाह, ये 4 नदी आपको बताए हैं कृष्णा का।
घाट प्रभा माल प्रभा, दूध गंगा पंचगंगा, दूध गंगा पंचगंगा घाट प्रभा माल प्रभा किसका है भैया? तो कृष्णा का। और कृष्ण भगवान अपने आप में महाबली थे, यानी महाबलेश्वर। जब वो महाबली थे इसका मतलब हम उसको भीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भीम की तरह ताकत था उनको। यानी भीमा भी किसका सहायक नदी है? तो कृष्णा का। भीमा भी किसका सहायक नदी है? कृष्णा का। और 4 को आपको एक बार लाइन में बोलना है। घाट यानी आपको पता है कृष्ण भगवान जो थे वो घाट पे भी जाते थे घूमने के लिए अपने साथियों के साथ, यानी नदी भी जाते थे घूमने के लिए। तो घाट प्रभा माल प्रभा, और दूध भी पीते थे, यानी कि दूध गंगा कितना आदमी मिलके? तो 5 आदमी मिलके, यानी दूध पीते थे 5, यानी दूध गंगा पंचगंगा। कहाँ जाते थे? घाट पे। और घाट प्रभा माल प्रभा, उसको ताकत था एकदम महाबली के तरह और भीम के तरह। तो भीमा भी सहायक नदी इसी का हो गया, यानी 4 गो उधर एगो भीमा, 5 गो हो गया कम से कम याद। उसके बाद आपको बता देते हैं कि ये इनको महाबली के तरह था, यानी निकला कहाँ से नदी है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और याद रखेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कृष्ण भगवान के बारे में, यानी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। याद रखेगा, बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और वहीं अगर बात करते हैं इसका और भी है, जैसे कि ये मूसी नदी भी बोल सकते हैं। मूसी नदी जो कि हैदराबाद किनारे है। हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। तो ये भी कृष्णा जो है कि आपका सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो आपको पता है कि भारत के अंदर में जो आपका कुंभ मेला लगता है वो 4 शहर में लगता है। कुंभ मेला कितने शहर में लगता है? 4 शहर। 4 शहर में एक शहर है महाराष्ट्र का नासिक। महाराष्ट्र का नासिक। तो महाराष्ट्र के नासिक शहर में ही निकलती है गोदावरी नदी। आपको पता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी जो है उसी के तट पर कुंभ मेला लगता है नासिक में। इसीलिए नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। और नासिक से ही कौन सी नदी निकलती है? तो वो गोदावरी नदी निकलती है। और उसी तक के तट पर आपका कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा आपको कौन सी पहाड़ी? तो त्र्यंबकगढ़ की पहाड़ी। त्र्यंबकगढ़ की पहाड़ी, नासिक में त्र्यंबकगढ़ की पहाड़ी से निकलती है आपका गोदावरी नदी। और याद रखिएगा गोदावरी नदी को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? तो गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस गंगा के नाम से? वृद्ध गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो गोदावरी को याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है? तो गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। सुनिएगा कॉन्सेप्ट, भारत की सबसे लंबी नदी पूछते तो गंगा मारिएगा, अपना गंगा जी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा मारिएगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आप लोग गोदावरी मारिएगा। लेकिन अगर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ देगा तो भी गोदावरी आ जाएगा। सुनिएगा, यानी ओवरऑल जब गोदावरी नदी इंडिया में दूसरा रैंक पे आता है लंबाई में, तो आपको पहला पता है गंगा। तो दक्षिण भारत में बताइए वो टॉप करेगा कि नहीं करेगा अगर पूछेगा तो? क्योंकि ओवरऑल में उसका सेकंड स्थान जब आ रहा है तो गंगा नदी पहला स्थान लगा, तो ओवर ऐसे भी ऑलरेडी सेकंड स्थान किसका चल जाएगा? तो गोदावरी नदी का चल जाएगा। तो आप ये सब कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम कहलाता है आपको हम जुगाड़ देते हैं। ऐसे तो आपको हम बोर्ड पे बता देंगे, ये सब चीज अच्छा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको हम फटाफट यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं या फिर आपको अब सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। आप अमरूद खाते हैं, क्या खाते हैं? अमरूद। सुनिएगा, अमरूद खाते हैं तो बस अमरूद से ही जुगाड़ बन जाएगा। यानी ओ मो रोमदू का दो, तो ओ से अलकनंदा और मो से मंदाकिनी। ओ से अलकनंदा, मो से मंदाकिनी। तो इन दोनों को जब मिला दीजिएगा तो इधर जो रुद्र बन गया तो रुद्र से बना दीजिएगा रुद्रप्रयाग। क्या बना दीजिएगा? रुद्रप्रयाग। तो बताइए जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन छठने में आपको सहायता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, उसके बाद फिर आपका अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जो हो गया, यानी कि आपका अगर किसी को अगर देव का जो है कि रहता है डर, किसका डर रहता है? देव का। नहीं कहते हैं अरे यार देव आ जाएगा जल्दी। देव का मतलब देवता, देव का मतलब देवता। और देवता आने पे आप भागने लगते हैं। याद रखिएगा, देवता आने पे आप भागने लगते हैं। देवता, यही ट्रिक याद रखिएगा, देवता आने
पे आप भागने लगते हैं, यानी देव प्रयाग जो है वह आने पे, यानी अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, यानी अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है, तो देव प्रयाग। बस ये दो को याद रखिए, आपके एग्जाम में आएगा। वहीं दो को जो और बच गया उसका क्वेश्चन में आंसर है, क्वेश्चन में आंसर है। जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है, तो विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा और पिंडार का तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार का कर्ण प्रयाग। बस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार जलप्रपात किस नदी पे है, तो बिहार जलप्रपात जो है वह टोंस नदी पे है। बिहार जलप्रपात किस नदी पे है, तो याद रखिएगा टोंस नदी पे है। बिहार जलप्रपात किस नदी पे है, तो याद रखिएगा टोंस नदी पे है। किस नदी पे है, तो टोंस नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है उमियम झील किस राज्य में है, या फिर उमियम नदी कहाँ बहती है, तो याद रखिएगा मेघालय में। उमियम झील कहाँ में है, तो मेघालय में, बहुत फेमस है, याद रखिएगा इसको। उमियम झील कहाँ है, मेघालय में। उमियम के लास्ट में मो आ रहा है और मो से शुरू कर दीजिएगा मेघालय, उमियम मेघालय, उमियम मेघालय, उमियम मेघालय। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, आगे एग्जाम में आ जाएगा, तो मेरा कोई रिस्क नहीं, आपका अब दायित्व बनता है कि हम याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के अंदर में किस नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी जलांगी है, कौन सा है, जलांगी है। कौन सा है, जलांगी। तो आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल का आतंक के नाम से जलकुंभी को जानते हैं, ये आप लोग रटते होंगे। जलकुंभी एक ऐसा चीज है ना कि जब उसको पानी में छोड़ दिया जाए एक साल, तो वो पूरा पोखर या पूरा तालाब को वो जो है कि छा लेता है। यानी कि समझ सकते हैं कि जब पोखर तालाब को पूरा तरह से वो जब छा लेगा, यानी उस पर ऊपर में पूरा हो जाएगा, तो कोई जानवर या पशु पक्षी पानी पी पाएगा, नहीं पी पाएगा। इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब याद रखिएगा कि बंगाल का आतंक के नाम से जलकुंभी को ही जानते हैं। इसका मतलब बंगाल में ही एक नदी हुगली नदी है, और हुगली नदी की ही सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है जलंगी। क्या नाम है, जलंगी। क्या नाम है, जलंगी। बहुत फेमस सवाल है, जलंगी, याद रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ 5 मिनट इतिहास से सवाल ले लेते हैं। 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा समय जाएगा, 5 मिनट इतिहास से ले, क्योंकि इतिहास में आपको शुरुआत में हम क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन आप लोग अब लगातार शुरुआत से सुनिएगा। बताइएगा आपको कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो आपको किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है वो किस देवता को समर्पित है, याद रखिएगा आपको, विष्णु को। और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने कराया था। किसने कराया था, राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने करवाया था, याद रखिएगा। और इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई 10.5 फीट है। कितना फीट है, 10.5 फीट। आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया। और यही अंकोर वाट का जो मंदिर है वह अब पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है, तो वही कंबोडिया में है, याद रखिएगा। अंकोर वाट का मंदिर जो राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनाया था, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका खमेर राजा ने बनवाया था, खमेर वंश से था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। और इसका स्थापना जो है कि हजरत मोहम्मद साहब ने के द्वारा किया गया था। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में, तो मक्का में। कहाँ में, मक्का। यानी मक्का में इनका हम लोग क्या बोल रहे, क्रम में बोल देते हैं, मक्का मदीना बोल देते हैं। तो याद रखिएगा मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, क्योंकि पहले जन्म ही होता है तब ये कुछ होता है। तो जन्म हुआ था मक्का में पहला अक्षर में, और मदीना में उनका देहांत हुआ था। मदीना में क्या होता है, उनका देहांत हुआ था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, तो 610 में। ज्ञान की प्राप्ति 610, ज्ञान की प्राप्ति 610। अब कौन नाम के गुफा में, तो हीरा नाम के गुफा में। किस नाम के गुफा में, हीरा नाम के गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और याद रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने मक्का का पैदल यात्रा के दौरान 622 ईस्वी में हिजरी सम्मत का शुरुआत करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट, हिजरी सम्मत का शुरुआत कब करवाया गया, तो 622 ईस्वी में। कब करवाया गया, 622 ईस्वी में 24 सितंबर के दिन। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी सम्मत का शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब ने अपने मक्का से मदीना की पैदल यात्रा के समय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट साहब थे। कौन थे, जरथुष्ट साहब। वहीं बात करते हैं पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, जिंदावस्था। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, तो जिंदावस्था है। और पारसी धर्म के अनुयायी अग्नि पूजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अग्नि पूजक। वहीं बात करते हैं ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबिल। और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। कौन थे, ईसा मसीह थे। और
और ईसा मसीह ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस है। क्या है क्रॉस? इस तरह से देखते होंगे, पहनता है क्रॉस गला से में, वो ईसाई धर्म को मानते हैं। भारत के भी अंदर में देखिएगा बहुत सारा आदिवासी समुदाय जो जंगल सब में रहते हैं, झारखंड वगैरह में, तो वो सब ईसाई धर्म को मानते हैं। तो और वो देखिएगा गला में क्रॉस वगैरह पकड़ के पहनता है। इसका मतलब याद रखिएगा कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं। अभी भी देखिएगा कि भारत के अंदर में जब ये बिहार ही देख लीजिए आप, छोटा छोटा जाति जो रहता है उनको बाला फुसला के ईसाई धर्म के लोग क्या करते हैं, उसको धर्मांतरण करवा लेते हैं। मेरे गांव का भी एक कहानी है कि वो गरीब थे, उनको 1 लाख या 2 लाख रुपया दे के पूरा घर परिवार को या फिर दोनों फैमिली को ईसाई धर्म स्वीकार करवा दिया और उसको घर छोड़ के जो है कि वो बाहर चले गए। और शुरुआत में जो है कि वह घर में भी अलग अलग तरह का जो है कि देवता सबका पूजा करने लगे, जो कि हिंदू धर्म से बहुत परे था, यानी अलग था रीति रिवाज उनका पूजा करने का। तो कह सकते हैं कि ईसाई धर्म में परिवर्तन आपको जब करवाएगा तो वो आपको प्रलोभन देगा कि 2 लाख रुपया दे देंगे। बताइए कोई गरीब आदमी को जब बोलिएगा 2 लाख रुपया हम दे देंगे, वो तुरंत तैयार हो जाएगा कि जो करवाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से ईसाई धर्म बहुत कम संख्या में इंडिया में है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे धीरे धीरे वो अपना पैर पसार रहे हैं। यानी छोटे छोटे कास्ट को जो है कि अपने तरफ वो प्रलोभन दे के अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं और बढ़ चढ़कर उसे जो है कि मोटिवेट करके उसको ईसाई धर्म में प्रचार प्रसार करवाने का काम करते हैं कि जल्दी से हम एक अच्छे मतलब कि रूप में उभर सके। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है कि हम लास्ट सवाल करते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम नहीं हो पाया, आपको लगभग 40 मिनट के अंदर का हम सेशन दे चुके हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी में हम अच्छा से करवा दिए हैं। अब नदी से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए लगभग, ठीक है। और भी हम आगे अभी करेंगे, कंटेंट देंगे, एग्जाम आने दीजिए। फिलहाल हम लूसेंट को कवर कर रहे हैं तो हम लूसेंट ही लेके चलेंगे। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो लिखा है, आपको पता है पैगंबर मोहम्मद साहब बहुत इश्क करते थे। क्या करते थे? इश्क करते थे। तो इसीलिए उसके इश्क पर ही वो चरित्र लिखेगा ना, उसका पुस्तक। तो याद रखिएगा इब्न इसाक ने लिखा है, इब्न इसाक या फिर इब्न इश्क ने लिखा है। तो याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो इब्न इसाक ने लिखा है। किसने लिखा है? इब्न इसाक। तो चलिए आज के जबरदस्त सेशन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? आप लोग जरूर सिर्फ हमको फॉलो करते चलिए। बाद में कि आप BRSSC में जब बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कंटेंट का क्या महत्व था। तो आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप लोग रात में 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना नहीं भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।